अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस की जान। और आज हम, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू 9th क्लास की हमने केमिस्ट्री की पहली डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम केमिस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की शाखें यानी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि केमिस्ट्री जो है वो हमारे डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रोल अदा करती है। तो इस वजह से हमने केमिस्ट्री को बहुत सारी ब्रांचों में तकसीम किया है। तो सबसे जो पहला ब्रांच है जिसका नाम है दैट इज़ तबई कीमिया, जिसको हम इंग्लिश में फ़िज़िकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। जो आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है दैट इज़, सबसे पहले तबई कीमिया यानी फ़िज़िकल केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम तबई खुसूसियात, जिसमें हम मादे की तबई खुसूसियात पढ़ते हैं। किसकी पढ़ते हैं? मादे की तबई खुसूसियात को पढ़ते हैं। यानी हम मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मादे की? आपको पता है मादे की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी तबई खुसूसियात वो होती हैं जिसको हम देख सकें, तबई यानी फ़िज़िकल अपीयरेंस से उसका पता चल सके। जिसमें मैं आपको कुछ मिसाल दे दूंगा। जैसे एक मादा है, उसका कलर देखना है, उसका टेस्ट देखना है, उसकी डेंसिटी को देखना है, उसका मेल्टिंग पॉइंट देखना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, ये तो तमाम जो हैं ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की। तो हम इस तबई कीमिया में फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को मादे की पढ़ेंगे। नंबर सेकंड इज़ हय्यत तरकीबी यानी कंपोजिशन। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? इस हय्यत तरकीब को कंपोजिशन कहते हैं। कंपोजिशन, ठीक हो गया। और ये पहले क्या है? दैट इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। पीपी का देता हूँ मैं आपको, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो हय्यत तरकीबी हम इसमें इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हय्यत तरकीबी का फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ रिलेशन है। तो हम इसकी कंपोजिशन को भी पढ़ते हैं। कंपोजिशन का क्या मतलब होता है? अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे पानी की कंपोजिशन बताओ तो आप क्या कहोगे कि वाटर इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ वाटर। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे टेबल साल्ट की कंपोजिशन बताएं तो आप मुझे बताएंगे कि टेबल साल्ट इज़ कंपोज ऑफ द सोडियम एंड क्लोरीन एटम। सो दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो हम इसमें कंपोजिशन ऑफ मैटर को भी स्टडी करेंगे। थर्ड चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनके दरमियान ताल्लुक़ को भी पढ़ते हैं। यानी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन के दरमियान ताल्लुक़ को भी पढ़ेंगे। लाइक तबई खुसूसियात और हय्यत तरकीबी के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको भी हम इसमें पढ़ेंगे कि इनके दरमियान क्या ताल्लुक़ है। अगर मैं आपको मिसाल दूँ, अगर पानी है H2O इसकी कंपोजिशन है, अब इसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी जो है वो रिएक्शन करता है किसी ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन जाता है? इससे एक और चीज़ बन जाती है दैट इज़ H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाता है। तो हम ये चेक करेंगे कि इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी और ये जो अब जो चीज़ बनी है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी। यानी इनके कंपोजिशन और इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान ताल्लुक़ को हम स्टडी करेंगे कि आया
पहले इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या था, इसकी डेंसिटी क्या थी, बाद में जब उसकी कंपोजिशन चेंज हो गई तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, इसमें क्या इसकी तबई खुसूसियात के अंदर क्या डिफरेंस आया है, तो हम इस ताल्लुक़ को भी पढ़ेंगे। किस ताल्लुक़ को भी पढ़ेंगे? कंपोजिशन एंड व्हाट एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज। कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान ताल्लुक़ को भी हम तबई कीमिया के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई। तो अब इसके बाद एक और पॉइंट है, और इन कवानीन से भी ताल्लुक़ रखती है, यानी तबई कीमिया उन लॉस के साथ भी कनेक्टेड है। उन लॉस को भी हम तबई कीमिया में पढ़ेंगे जिनके तहत एटम या मॉलिक्यूल रद्द अमल के दौरान बनते हैं। यानी जब एक केमिकल रिएक्शन होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी बात करूं, H2O ऑक्सीजन के साथ मिलके हाइड्रोजन एक इजाफ़ा हो गया ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन परऑक्साइड बना, तो ये किस कवानीन के तहत बना? फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूंगा कि तमाम केमिकल रिएक्शन किस लॉ को फॉलो करते हैं, उस लॉ का है, वो जो लॉ है उस लॉ का नाम है कानून बकाए मादा। कानून बकाए मादा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। क्या नाम है उसका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। और भी इसके 3 रूल्स, लॉज मौजूद हैं जिनको ये जो एटम और मॉलिक्यूल बनते हैं उनको फॉलो करके बनते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर का मतलब है कि ना तो केमिकल रिएक्शन से पहले और ना केमिकल रिएक्शन के बाद मैटर कहीं भी ख़त्म, ना तो पैदा हो सकता है ना तो ख़त्म हो सकता है। तो इस लॉस को फॉलो करके केमिकल रिएक्शन होगा, और अगर कोई मॉलिक्यूल बनता है तो भी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एयर की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें, उसमें ऑक्सीजन जो है वो टूट जाता है। कैसे टूटता है? जब अल्ट्रा वायलेंट रेस पड़ती हैं इसके ऊपर से, किसकी? सन से अल्ट्रा वायलेंट रेस पड़ती हैं, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटम में टूट जाता है। तो ये एटम बन गए। क्या बन गए? एटम बन गए। तो ये एटम जब बनेंगे तो वो भी जो लॉज हैं, कौन सा लॉ है भाई? कानून बकाए मादा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को फॉलो करेंगे। यानी, और दूसरी बात अगर हम बात करें मॉलिक्यूल बनने की, इसी रिएक्शन को आप ऐसे कर दें, ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बनेंगे? मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन के में बनेंगे और एटम जो केमिकल रिएक्शन में बनेंगे वो तमाम जो हैं वो इन लॉस को, केमिस्ट्री के कुछ लॉज होते हैं उनको फॉलो करेंगे। तो इन लॉस को भी हम तबई कीमिया में पढ़ेंगे। आइए अब इसको एक दफ़ा रिपीट करते हैं कि तबई कीमिया की वो शाख है जिसमें हम मादी की तबई खुसूसियात को पढ़ते हैं, उनकी हैयत तरकीबी को पढ़ते हैं, और तबई खुसूसियात और हैयत तरकीबी के दरमियान ताल्लुक़ को भी पढ़ा जाता है। और हम उन कवानीन को भी इसी तबई कीमिया में पढ़ेंगे जिनके तहत एटम और मॉलिक्यूल
बनते हैं। तो ये था आपका टॉपिक तबई कीमिया। तो वेलकम बैक। और अभी हम केमिस्ट्री की एक दूसरी शाख के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है नामियाती कीमिया। उर्दू में इसे नामियाती कीमिया कहा जाता है और इंग्लिश में इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। तो आइए हमारी जो बुक में डेफिनेशन है उसको ही समझेंगे, क्योंकि बुक जो है वो हमारे लिए स्टैंडर्ड है, हम बुक को ही फॉलो करेंगे। तो नामियाती कीमिया केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोकार्बन और उनसे हासिल करदा मुरक्कबात को पढ़ते हैं। तो पहली लाइन में लिखा हुआ है नामियाती कीमिया में हम कार्बन यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद होगा हम उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर सेकंड वन हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन। और थर्ड वन ये है कि उनसे हासिल करदा यानी उनके डेरिवेटिव को पढ़ा जाएगा। तो आइए कार्बन के मतलब जो पहली चीज़ लिखा हुआ है दैट इज़ कार्बन। कार्बन आपको पता है कार्बन की निशानी दिस इज़ कार्बन। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन मौजूद होगा तो हम कहेंगे कि उस कंपाउंड को हम नामियाती कीमिया में पढ़ेंगे। तो आपको बहुत सारे कार्बन वाले कंपाउंड के नाम याद होंगे। लाइक किसको देखिए आप, दिस इज़ CH4। तो इसमें कार्बन मौजूद है, तो एग्जैक्टली दिस इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड और हम इसको नामियाती कीमिया में पढ़ेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे मुरक्कबात जिनके साथ कार्बन जो है वो लाजमी तौर पे हाइड्रोजन के साथ मौजूद होगा और इनमें कोई दूसरा एटम मौजूद नहीं होगा, यानी कार्बन होगा और हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है इनकी तो आपको पता है कि एक हाइड्रोकार्बन जो है उसको हम कहते हैं दैट इज़ अल्कीन। अल्केन एक है अल्केन, सेकेंड वन इज़ अल्कीन, थर्ड वन इज़ अल्काइन। अल्काइन तो आपको फ़र्क पता होगा, इसमें एक कार्बन होता है लाइक मीथेन की अगर हम बात करें, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाता है तो हम इसको कहेंगे मीथेन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन। और अगर इसमें 2 कार्बन आ जाते हैं लाइक दिस वन, तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे लाइक दिस, और इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन 3 क्यों अटैच हुए? बिकॉज कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 अदर्स एटम के साथ जो है वो बॉन्ड बना सकता है। लेकिन इस हाइड्रोकार्बन में ये हाइड्रोजन के अलावा किसी और के साथ जो है वो बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये जो था मीथेन था इसको हम कहते हैं ईथेन। तो ये इस हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल हैं। अगर हम अल्कीन की बात करें तो अल्कीन में क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये हाइड्रोजन भी हट जाएगा और ये हाइड्रोजन भी हट जाएगा। इसका नाम चेंज हो जाएगा, दैट इज़ ईथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईथीन। तो इसकी एग्जाम्पल आप, और अगर हम बात करें अल्काइन की, तो अल्काइन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा लाइक दिस वन इज़ अ ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके साथ एक हाइड्रोजन रहेगा और इसके साथ भी एक हाइड्रोजन रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज़ ईथाइन। ये ईथाइन बन जाएगा। तो इसी तरह अगर हम अल्केन की बात करें, ईथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ये तमाम के तमाम जो हैं ये हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल हैं।
तो उम्मीद है आपको हाइड्रोकार्बन का समझ में आ गया। कार्बन तो आपको पता है, अगर कोई भी एलिमेंट है उसमें कार्बन मौजूद है तो वो क्या होगा, वो नामियाती कीमिया में यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको स्टडी करेंगे। अब तीसरी चीज़ लिखा हुआ है इनसे हासिल करदा मुराकबात। अगर मैं आपको एक बात कहूँ, इनसे हासिल करदा मुराकबात यानी जैसे अगर मैं बात करूँ, हमारे पास इथेन मौजूद है और इथेन आपको पता है कि क्या है, हाइड्रोकार्बन है, लाइक दिस वन। कौन सा, इथेन। इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, एंड दिस वन आल्सो इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अगर इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें एक और केमिकल कंपाउंड के साथ, एटम के साथ रिपीट, फॉर एग्जांपल अगर ये इथेन जो है एक ऐसे मुराकबात के साथ रिएक्शन करता है और इसका हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आ जाता है, हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आ जाता है, तो ये जो कंपाउंड होगा दैट, इस कंपाउंड का नाम को आपको पता है, दैट इज़ विनाइल क्लोराइड। इसका क्या नाम है, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। तो ये विनाइल क्लोराइड जो है इसको भी हम स्टडी करेंगे, किस में स्टडी करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्यों इसको स्टडी करेंगे, बिकॉज दिस इज़ द डेरिवेटिव, ये हासिल करदा है, किसका हासिल करदा है, ये हाइड्रोकार्बन का हासिल करदा है। ठीक है, तो इस तरह हाइड्रोकार्बन से जो हासिल करदा मुराकबात होंगे उनको भी हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और अगर किसी कंपाउंड में कार्बन कंटेनिंग कार्बन जो कंपाउंड हैं उनको भी स्टडी करेंगे, प्लस में हाइड्रोकार्बन को भी हम इसमें स्टडी करेंगे। अच्छा, ना सिर्फ इसकी स्टडी, आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक का मतलब हुआ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन एंड अदर वन इज़ उनके डेरिवेटिव। तो उनकी स्टडी हम कैसे करेंगे, हम उनकी केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे, लाइक हम उनकी कंपोजिशन को स्टडी करेंगे, लाइक दिस वन। हम उनकी खुसूसियात को भी स्टडी करेंगे, यानी पूरी केमिस्ट्री, उनके केमिकल रिएक्शन को भी स्टडी करेंगे। जैसे हम केमिस्ट्री में करते हैं मादे की, लेकिन यहाँ पे कौन सा मादा होगा, यस वो मादा जो कि कार्बन कंटेनिंग होगा, हाइड्रोकार्बन एंड उनके डेरिवेटिव की हम पूरी केमिस्ट्री को यहाँ पे स्टडी करेंगे। अच्छा, अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट ये वाला पॉइंट है, दैट इज़ ये पॉइंट। इनमें कार्बोनेट, ऑक्साइड और साइनाइड को नहीं पढ़ा जाता। तो अगर हम बात करें कार्बोनेट की, तो आपको पता है कार्बोनेट में भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद, दैट कार्बन मौजूद होता है, किसके अंदर, कार्बोनेट के अंदर। अगर मैं आपको कोई एक कार्बोनेट का नाम बताऊं, लाइक यहाँ पे अगर आप देखें, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की बात की जाए तो दिस इज़ कार्बोनेट, और इस तरह के जो भी कार्बोनेट होंगे हम उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करेंगे। लाइक सोडियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, या बहुत सारे जो भी कार्बोनेट होंगे हम उसकी स्टडी नहीं करेंगे। अच्छा, सेकंड वन क्या है, ये तो कार्बोनेट की बात तो हमने कर ली। अब है ऑक्साइड्स, बहुत सारी जो ऑक्साइड हैं, लाइक अगर हम ऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑक्साइड्स, बहुत सारे अदर ऑक्साइड्स, उनको भी हम स्टडी नहीं करेंगे। इसमें कार्बन भी मौजूद है, बट इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपको आगे जो लिखा हुआ है इसको भी हमने ऑक्साइड को भी पढ़ लिया। अब है साइनाइड्स। साइनाइड्स क्या होते हैं, साइनाइड्स ऐसी एलिमेंट्स होते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके साथ साइनाइड ग्रुप अटैच होता है, दैट इज़ CN। अगर यहाँ पे हम मिथाइल लगा दें, दैट इज़ मिथाइल, मिथाइल साइनाइड, इन कंपाउंड को, जो भी साइनाइड वाले कंपाउंड होंगे उनको भी हम स्टडी नहीं करेंगे।
तो आपके जहनों में सवाल आ रहा होगा कि इनमें कार्बन मौजूद है, हम उसको स्टडी क्यों नहीं कर रहे। इसकी वजह ये है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन होते हैं उनकी एक खुसूसियत है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ और वो दूसरे कार्बन के साथ और तीसरे कार्बन के साथ चौथे के साथ बहुत सारे कार्बन एक दूसरे के साथ उनमें वो खुसूसियत होती है, वो चेन बना सकते हैं, लॉन्ग चेन बना सकते हैं या शॉर्ट चेन बना सकते हैं, बट इनके अंदर ये खुसूसियात मौजूद नहीं होती। किन की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ कार्बोनेट, ऑक्साइड्स और साइनाइड वाले ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद होता है, बट ये लॉन्ग चेन को नहीं बना सकते, इसलिए हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं पढ़ते। और दूसरी चीज़, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ऐसी खुसूसियात होती जिसको आइसोमेरिज्म कहते हैं, तो इनमें आइसोमेरिज्म भी नहीं होता, तो इसलिए हम इन कंपाउंड को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते या इनको हम कहते नहीं हैं कि ये कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, उसके बाद आपके बुक का जो लास्ट यू कैन से दैट इज़ लाइन है, इनमें हम इसकी मिसालों को पढ़ेंगे कि नामियाती कीमिया में हम कौन कौन से मुरक्कबात को पढ़ सकते हैं। कुछ मिसालें हैं, तो भाई सबसे पहले हाइड्रोकार्बन जो हैं उसमें आपका जो प्लास्टिक है, उसके बाद पेट्रोल है, लाइक डिटर्जेंट्स हैं, दवाइयों को इसमें पढ़ा जाता है। तो ये चीज़ें, इनमें और भी बहुत सारी मिसालें इसके आपके सामने आप जब सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये कुछ मिसालें आपकी बुक में लिखी हुई। प्लास्टिक इज़ अ पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड, तो विनाइल क्लोराइड इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, सो प्लास्टिक को हम स्टडी करेंगे। उसके बाद गैसोलीन की बात की जाए, पेट्रोल की बात की जाए, गैसोलीन का मतलब पेट्रोल होता है, तो ये पेट्रोल के अंदर तो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल हाइड्रोकार्बन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये इसकी मिसाल है। उसके बाद डाइज़ है, डिटर्जेंट हैं, उनको भी पढ़ेंगे, और दवाइयों को भी पढ़ा जाता है हाइड्रोकार्बन में, उनमें भी कार्बन की चेन यानी कार्बन मौजूद होता है, लॉन्ग चेन वाली दवाइयाँ मौजूद होती हैं। तो ये है आपका नामियाती कीमिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम। अब हम केमिस्ट्री की एक दूसरी शाख के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है गैर नामियाती कीमिया। गैर नामियाती कीमिया को हम इंग्लिश में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो आपने इससे पहले एक शाख पढ़ी होगी जिसका नाम था नामियाती कीमिया। नामियाती कीमिया में हम कार्बन और हाइड्रोकार्बन और उनके हासिल करदा जो है मुरक्कबात के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम यानी उनके जो मुरक्कबात होते हैं उनको हम नामियाती मुरक्कबात भी कहते हैं। तो जो नामियाती मुरक्कबात हैं लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा, इस शाख में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा तमाम मुरक्कबात को हम स्टडी करेंगे, इसको हम कहते हैं गैर नामियाती कीमिया। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिस्ट्री यानी सिर्फ हम उनके स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे, उनके प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ेंगे, उनके जो है केमिकल रिएक्शन को भी हम पढ़ेंगे। तो ये है केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम नामियाती मुरक्कबात के अलावा तमाम मुरक्कबात को पढ़ते हैं, और ये ज़्यादातर गैर जानदार चीज़ों से हासिल होते हैं। जो नामियाती गैर नामियाती मुरक्कबात हैं वो आम तौर पे कहाँ से हासिल होते हैं, वो गैर जानदार चीज़ों से हासिल होते हैं। और इसके अदर हैंड अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो उसका जो पहला एक कॉन्सेप्ट था कि वो ज़्यादातर लिविंग चीज़ों से पैदा होते हैं, और ये तो गैर जानदार चीज़ों से पैदा होते हैं। इसकी जो मिसालें हैं वो आपकी किताब में लिखी हुई। शीशा जो है वो आपका जब बनता है तो वो गैर जानदार चीज़ों से बनता है। और तो केमिस्ट्री की शाखे में हमारे पास एक और शाख है केमिस्ट्री की, दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है जानदारों के मेटाबॉलिज्म
जानदारों में होने वाली मेटाबॉलिज्म जैसा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बी में से ताल्लुक़ रखती है। तो बायोकेमिस्ट्री साइंस केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम जानदारों में होने वाले मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? अगर आप देखें, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारे जिस्म में किसी चीज़ का बनना या किसी चीज़ का टूटना, वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अब मेटाबॉलिज्म के दो हिस्से होते हैं, एक को कहते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जिस्म के अंदर कोई चीज़ बन जाए, लाइक कोई प्रोटीन बन जाए, कोई कार्बोहाइड्रेट बन जाए, तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें बन जाएं, इसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। और कैटाबॉलिज्म किसी मॉलिक्यूल का टूट जाना। अच्छा, वो मॉलिक्यूल कौन से हो सकते हैं जो कि टूट भी सकते हैं, जो कि बन सकते हैं? ये मॉलिक्यूल आपके कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, ये प्रोटीन हो सकते हैं, ये चर्बी हो सकती है। चर्बी को हम फैट्स भी कह सकते हैं। तो जानदारों में जो मेटाबॉलिज्म हो रही है उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, इनको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। जैसे आपको पता है, बायो का मतलब होता है ज़िंदा चीज़ें, जानदार, और केमिस्ट्री मतलब जानदारों की केमिस्ट्री भी इसको आप कह सकते हो। तो बायोकेमिस्ट्री में हम जानदारों में होने वाले मेटाबॉलिज्म, यानी उनमें तोड़फोड़ हो रही है, उनमें कोई चीज़ बन रही है, किस चीज़ की तोड़फोड़ और कोई चीज़ बन रही है, वो इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की और लिपिड्स की तोड़फोड़ हो रही है। अच्छा जी, और आपके बुक में एक और जुमला लिखा हुआ है कि बायोकेमिस्ट्री हमें ये भी बताती है कि जानदार अशिया इन मरकबात से कैसे तवानाई बनाते हैं। तो ये जो जानदार हैं वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तवानाई बनाते हैं। आपको पता है, अगर कार्बोहाइड्रेट मौजूद ना हो तो प्रोटीन और चर्बी को भी इस्तेमाल करके तवानाई बना सकते हैं। तो इनमें जो भी केमिकल रिएक्शन होंगे तवानाई बनने के, वो भी हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यानी इनके तमाम के रिएक्शन, जो आपके सामने कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है, प्रोटीन और चर्बी लिखा हुआ है, इनके तमाम जानदार जिस्म में जो भी रिएक्शन होंगे वो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसके बाद एक और पॉइंट लिखा हुआ है, दवा साजी में बहुत मुफीद है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री दवा साजी में इसलिए मुफीद है कि जब आपको अपने जिस्म में या जानदार के जिस्म में होने वाले तमाम केमिस्ट्री का पता है, तमाम रिएक्शंस का पता है कि कौन सा ऐसा एंजाइम से जो उस रिएक्शन को तेज़ कर सकता है, कौन सा ऐसा कैटालिस्ट से जो ये काम कर सकता है, या कौन सा ऐसी चीज़ है जो रिएक्शन को रोक सकता है, तो आपने रिएक्शन को तेज़ करना है बॉडी में, या कम करना है, या स्टॉप करना है, तो इसके लिए आप दवा का इस्तेमाल करते हो, मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको हम एक्सटर्नल ड्रग्स का नाम देते हैं। तो आप इस तरह दवा साजी में, इस वजह से हमें बायोकेमिस्ट्री बहुत मुफीद है कि हम अपने बॉडी में टोटल केमिकल रिएक्शन को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी दवा को, किसी भी मेडिसिन को बना सकते हैं। उसके बाद है, और अगर इन मुरकबात में बेकायदगी हमें बीमारियों में भी मुब्तला कर सकती है। तो अगर ये जो मुरकबात हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, चर्बी, इनके केमिकल रिएक्शन में कोई ख़राबी आ जाए, कोई ख़राबी हो जाए, तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो ये था आपके सिंटेक्स बुक बोर्ड जामशोरों की केमिस्ट्री 9th का एक बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री की शाख। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। एक और शाख जो कि केमिस्ट्री की बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम न्यूक्लियाई कीमिया कहते हैं, और इंग्लिश में हम उसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। तो इस शाख में हम रेडियो एक्टिविटी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा अमल है जिसमें
कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं हमारे दुनिया में जो कि ख़ुद ब खुद उनके जिस्म से तवानाई यानी रेडिएशन निकलती है। और ये रेडिएशन क्यों निकलती है? वो ख़ुद को स्टेबल करने के लिए, वो अनस्टेबल होते हैं, वो ख़ुद को स्टेबल करने के लिए उनके जिस्म से तवानाई निकलती है। जैसे एक एलिमेंट कोई भी हो, लाइक कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट होगा, वो क्या करेगा, वो अपने जिस्म से तवानाई को निकालेगा, रेडिएशन को निकालता रहेगा। तो इस एलिमेंट को हम कहेंगे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कहेंगे, और इस अमल को हम रेडियो एक्टिविटी कहेंगे, इस प्रोसेस को। तो इसमें रेडियो एक्टिविटी को पढ़ा जाता है। नंबर सेकंड, इसमें न्यूक्लियाई अमल को भी पढ़ा जाता है। न्यूक्लियाई अमल कहते हैं हम न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के बारे में होता है, न्यूक्लियस के बारे में। और ये दो अमल होते हैं, एक को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन, FISSION, और एक अमल होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ये दो अमल होते हैं न्यूक्लियाई अमल, जिसको हम कहते हैं, न्यूक्लियाई का मतलब होता है न्यूक्लियस। एक में न्यूक्लियस जो है वो टूटता है, हम उसको तवानाई देते हैं बहुत ज़्यादा, लाइक दिस वन, हम उसको तवानाई, एक ये न्यूक्लियस है, उसको हम तवानाई देते हैं, न्यूक्लियस टूट जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा तवानाई हासिल होती है। एक दूसरा जो है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में इकट्ठे होके एक नया न्यूक्लियस बनता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये जो अमल है न्यूक्लियर फ्यूजन, ये हमारे सूरज के अंदर हो रहा है। सूरज के अंदर ये अमल कैसे हो रहा है? ये अमल सूरज के अंदर हो रहा है। दिस इज़ अ सन। सन के अंदर हाइड्रोजन के दो एटम आपस में मिल के हीलियम बना रहे हैं, और बहुत वसी मकदार में तवानाई हमें हासिल होती है। तो इसमें हम रेडियो एक्टिविटी को पढ़ते हैं, इसमें हम न्यूक्लियाई अमल को भी पढ़ते हैं, और साथ साथ रेडियो एक्टिव अंसर की खुसूसियात से भी ये ताल्लुक़ रखती है। यानी जो वो अनासिर जो रेडियो एक्टिविटी करते हैं, उन खुसूसियात से भी ताल्लुक़ रखती है, उसकी खुसूसियात के बारे में पढ़ते हैं। और इसका एक और है कि ये तशख़ीस बनती हो, कैंसर की तशख़ीस के लिए भी इस्तेमाल होती है, वो कैसे होती है? तो ग्लूकोज अटैच होगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ, और कैंसर्स के जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है। तो इसलिए वो ग्लूकोज उन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को उन कैंसर के सेलों तक पहुंचाएगा, जिससे हम फिर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए कैंसर्स के सेल्स की तशख़ीस यानी उसकी डायग्नोसिस हो सकती है। तो रेडियो एक्टिव अनासर अद्वियात तशख़ीस के लिए इस्तेमाल, तो ऐसे हम मेडिसिन बना सकते हैं जिसमें हम किसी भी बीमारी की डायग्नोसिस कर सकते हैं। ग़ज़ा को महफूज करने में भी रेडियो एक्टिविटी को इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि ग़ज़ा को कैसे महफूज किया जाता है, डिफरेंट रेडियो एक्टिव अनासर की जो खुसूसियात होती है, आपको पता है उससे रेडिएशन निकलती हैं, और रेडिएशन जो है वो ग़ज़ा में मौजूद जो भी जरासीम होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उनको किल करती है, जिससे हमारा खाना भी महफूज हो सकता है। और दूसरी बात, न्यूक्लियर पावर प्लांट के ज़रिए हम इससे बिजली भी बना सकते हैं। तो जहाँ पे आपकी न्यूक्लियाई अमल होते हैं, लाइक न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते हैं जिस प्रेमिसेस में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तवानाई या हीट जो है वो एक्सक्रीट आउट होती है या बनती है। उस हीट से हम पानी को उबालते हैं, और पानी को उबालने के बाद उनके जो पानी के जो वेपर होते हैं, गैसेस फॉर्म के अंदर होते हैं, उनसे हम टरबाइन को चलाते हैं, और जब टरबाइन चलता है तो जनरेटर घूमता है, और जनरेटर जब घूमता है तो उसमें बिजली पैदा की जा सकती है। तो ये था आपका न्यूक्लियाई कीमिया। एक दफ़ा इसको रिपीट कर लेते हैं। इसमें हम रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियाई अमल और रेडियो एक्टिव अनासिर की खुसूसियात के बारे में पढ़ते हैं, और यही रेडियो एक्टिव अंसर जो है डायग्नोसिस के अंदर, स्पेशली कैंसर सेल्स की डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल हो सकता है।
ग़ज़ा को महफूज करने के लिए, और इनसे हम बिजली भी, यानी इनके जो न्यूक्लियाई अमल है उसके ज़रिए हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया।